हे एवरीवन, मैं हूं सीएमए धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। हे एवरीवन, मैं हूं सीएमए धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल धनराज स्टडी सर्कल। कैसे हैं आप सब लोग? होप तो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास में हमें डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 2 सीएमए फाउंडेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। 20 मार्क्स का वेटेज है गाइस पार्ट बी का पेपर नंबर 2 में, जो कि मैं आपको पहले स्टडी डिस्कस कर चुका हूं। पेपर नंबर 2 में 20% वेटेज है किसका? पार्ट बी का। और इसमें भी मैं कहता हूं कि अभी तक हमने जो थ्योरी पढ़ी है उसमें से 5 से 8 नंबर का आ सकता है, लेकिन बचा हुआ 12 नंबर का जो पोर्शन होगा वो टोटली फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट से आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। इससे पहले आपसे एक गुजारिश जो कि मेरी हमेशा रहती है आपसे, कि अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है और आपको ये चीज़ें जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और आपके काम की लगती हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, इसलिए बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, कॉस्ट शीट बनाई जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग में, जैसे कि P&L अकाउंट, बैलेंस शीट बनाए जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंट में। कॉस्ट शीट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट होने के साथ साथ आपको बेसिकली सबसे पहले कॉस्ट शीट सिखाई जा रही है। यानी सीएमए फाउंडेशन में सिर्फ कॉस्ट शीट है हमारे सिलेबस में, बाकी चीजें इतना ज्यादा डिटेल में है ही नहीं, सिर्फ थ्योरी था। तो कॉस्ट शीट मींस क्या? कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है डिजाइन टू शो द आउटपुट ऑफ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड अलोंग विथ ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट। हाँ, दूसरी चीज मैं ये बता दूं, इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे, यहाँ पर हम कौन सी चीजें कॉस्ट शीट में इंक्लूड होती हैं नहीं होती हैं वो पढ़ेंगे, और कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं बगैर किसी देरी के। हाँ, तो द डाटा इनकॉर्पोरेटेड इन कॉस्ट sheet are collected from various statement of accounts which have been written in cost accounts either day to day और regular record से हम इनको उठाकर cost sheet में डालते हैं। There is no fixed form for preparation of cost sheet, but is the order to make the cost sheet more useful. It is generally presented in columnar form. The columns are for the total cost of the current period, per unit for the current period, total cost and per unit cost for preceding period, and total and per unit cost for the budget period, and so on. The information to be incorporated in the cost sheet would depend upon the requirement of management for the purpose of control. यानी कि इसकी जो डेटा है वो कम ज्यादा हो सकता है अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट नीड। इसको हम या मैनेजमेंट किन किन चीजों पे कंट्रोल करना चाहता है उन चीजों के हिसाब से इसके कॉलम और इसके पैटर्न को बदला जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी टोटली कस्टमाइज होती है कॉस्ट शीट। लेकिन फिर भी लोग कंफ्यूज ना हो, इसके लिए इसमें हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं सर कि सर एडवांटेजेस क्या होते हैं, लाभ क्या होंगे सर, इसके क्या फायदे होंगे। ठीक है, लाभ या हमको फायदे बताइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेन एडवांटेज ऑफ कॉस्ट शीट्स आर इट डिस्क्लोज द टोटल कॉस्ट एंड द कॉस्ट पर यूनिट of the unit produced during the given period. It enables a manufacturer to keep a close watch on control over the cost production. ठीक है, ये किसको enable करता है? Close watch and control over the cost production by providing a comparative study of various elements of current cost with the past result and standard cost. It is possible to find out the causes of variation in cost and eliminate the adverse factors and conditions which go to increase in total cost. उन चीजों को कंट्रोल करने में, एलिमिनेट को कैलकुलेट करने में, रिजल्ट को स्टैंडर्डाइज करने में हमारी हेल्प करते हैं, और जिनसे कि टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है उनमें आए हुए वेरिएशन इन कॉस्ट को एलिमिनेट करने के लिए हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, या इनसे हमको ये चीज पता चलती है कि किस चीज की वजह से कॉस्ट बढ़ रही है, किस चीज की वजह से कॉस्ट में हम कहां कहां पर एलिमिनेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इत्यादि बातों का पता हमको इससे चल पाता है। फिर नेक्स्ट
इंपॉर्टेंट या एडवांटेज क्या है? इट एक्ट्स एज अ गाइड, ये हमको गाइड करती है टू मैन्युफैक्चर एंड हेल्प हिम इन फॉर्मुलेटिंग द डेफिनाइट यूजफुल प्रोडक्शन पॉलिसी। प्रोडक्शन पॉलिसी डिजाइन करने में हमारी हेल्प करेगी, इसके अकॉर्डिंग कौन सी कॉस्ट बढ़ रही है, कम हो रही है, एक्सेट्रा। इट हेल्प इन फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस मोर एक्यूरेटली, ठीक है, हम इसके बेस पर, क्योंकि गाइस आपने सुना ही होगा सेल्स प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो गाइस पहले कॉस्ट प्राइस निकलेगी तभी तो प्रॉफिट निकलेगा, तो हम कह सकते हैं सेलिंग प्राइस को मोर एक्यूरेटली कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करेगी। इट हैव्स टू बिजनेस, इट हैज द बिजनेस मेंट टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करने में हेल्प करेगी व्हेन देयर इज अ कट थ्रोट कंपटीशन। आज की डेट में जियो ने अगर सबको पीछे छोड़ा है तो उसका रीजन है मिनिमम कॉस्ट, मिनिमाइज द कॉस्ट, उसने अपनी कॉस्ट को कम कर लिया और इस कट थ्रोट गला काट प्रतियोगिता में सबसे आगे निकल गया। कहते हैं जमाना फर्स्ट मूवर का नहीं फास्ट मूवर का है, कौन पहले चला था कोई फर्क नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त, फर्क पड़ता है कौन तेज भागा, कौन तेज दौड़ा, वही आगे निकलेगा। आप ये कभी मत सोचो कि अभी हम फाउंडेशन दे रहे हैं, मुझे लास्ट ईयर एडमिशन ले लेना चाहिए था, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है लास्ट ईयर वाले का भी अभी रिजल्ट नेगेटिव आया हो या कुछ भी हो सकता है, इसीलिए कभी इनको मत देखो कि किसने आगे ज्वाइन किया किसने पीछे ज्वाइन किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है फास्ट मूवर को। फास्ट मूवर कभी पीछे नहीं रहता, आज नहीं वो कल आगे निकल ही जाएगा। इट हैज द बिजनेस टू सबमिट कोटेशन विद द रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी अगेंस्ट टेंडर्स फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, इससे हमको टेंडर वगैरह फिल करने में भी हमको कोटेशन देने में भी आसानी होती है। किसी इंसान ने हमको ऐसा कोई एक यूनिक प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट बनाने के लिए कहा है जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो उसको हमको कोटेशन देना है, उसको ऑफर देना है, या टेंडर फिल करने हैं, तो इस सिचुएशन में कॉस्ट शीट हमको बहुत हेल्पफुल होती है। एडवांस में कॉस्ट शीट बनाकर कॉस्ट कैलकुलेट करके हम कोटेशन और टेंडर फिल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट शीट, ये वो आइटम है जो कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं होते। कौन कौन से? यानी सिंपल सा फंडा है गाइस, कॉस्ट शीट में वो चीजें नहीं आएंगी जो कि डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं होती प्रोडक्शन में, या जो किसी भी तरह प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है कॉस्ट, ना वो डायरेक्ट है ना इनडायरेक्ट। कौन कौन सी चीजें होती हैं? इनकम टैक्स प्रॉफिट पे लगता है, डिविडेंड टू शेयर होल्डर प्रॉफिट होने के बाद डिविडेंड शेयर होल्डर्स में बढ़ता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। खुद सोचो ये तो कैपिटल नेचर का खर्चा है और कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? शेयर और डिवेंचर से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है ही नहीं। कैपिटल लॉस एंड लॉस आउट ऑफ सेल्स, ये हमारे वजह से थोड़ी हुआ है भाई, ठीक है, सेल में गड़बड़ी हुई, सेल में कुछ प्रॉब्लम हुई। इंटरेस्ट ऑन लोन, डिवेंचर्स एंड बैंक इंटरेस्ट, इसको इसलिए नहीं लेते क्योंकि जरूरी नहीं ना, हमने लोन लिया है तो सबने लिया हो सकता है प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं हो, अगर आप खुद का पैसा लगाते तो इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता, बैंक के ऊपर जो भी आपने लोन लिया उसको कोई इंटरेस्ट नहीं जाता। डोनेशन प्रोडक्शन से कोई संबंध नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका भी कोई डायरेक्टली हम कह सकते हैं कोई रिलेशन नहीं है कॉस्ट शीट में। हाँ, इसकी जो है आप डेप्रिसिएशन वगैरह आप इंक्लूड करोगे बट कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं। डिस्काउंट ऑन शेयर्स एंड डिवेंचर, कोई रिलेशन नहीं प्रोडक्शन से। कमीशन टू मैनेजिंग डायरेक्टर्स, अंडर राइटिंग कमीशन, राइटिंग ऑफ गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिजर्व एंड बैड डेब्ट बिल्कुल नहीं आएंगे। ट्रांसफर टू द ऑल रिजर्व और एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, इसके अलावा शेयर प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग ऑफ प्रोप्राइटर, ऑल पर्सनल एक्सपेंसेस ऑनर। देखो यहां पर वो सारे खर्चे दिए हैं गाइस जिनका प्रोडक्शन से कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट की। तो अभी तक हमने क्या देखा, फटाफट एक बार देख लो। हमने यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट के बारे में इंट्रोडक्शन देखा, उसके एडवांटेजेस पढ़े और हमने देखा कौन कौन सी चीजें कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं की जाएंगी। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट की। गाइस ये 100% है। अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस इतने डिटेल में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी एक बार कॉस्ट शीट को अच्छे से पढ़ लीजिए। अमाउंट यहां पर हम कह सकते हैं लमसम अमाउंट आएगा और यहां पर यूनिट में अमाउंट आता है, ठीक है। ये अमाउंट का कॉलम है और ये पर यूनिट कॉस्ट होती है या पर यूनिट अमाउंट आएगा। अब ये पर्टिकुलर सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले होती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक जो हमारे पास पड़ा हुआ था पुराना, हमने नया खरीदा, उसमें जो भाड़ा लगा, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इससे क्या आ जाता है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इट इज मटेरियल कंज्यूम्ड। याद होगा P&L अकाउंट में आप निकालते थे, इट इज मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर इसमें हम क्या ऐड करते हैं, प्लस कर दो आप डायरेक्ट वेजेस जो भी आपने लेबर दी, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो याद रखो गाइस, फर्स्ट आइटम हमारा निकल के आ जाता है प्राइम कॉस्ट।
और प्राइम कॉस्ट को आप जितनी भी यूनिट बना रहे होंगे तो यहां पर यूनिट निकल आएगी। ठीक है, आप पर यूनिट हर चीज को क्लासिफाई कर सकते हो। अब दूसरे नंबर की कॉस्ट होती है फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या जोड़ा, एक बार देखो, मटेरियल कंज्यूम, जो भी लेबर लगी और जो भी डायरेक्ट खर्चे हुए, जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है, उनको जोड़ने से क्या आ जाती है, प्राइम कॉस्ट। अब फैक्ट्री के ओवरहेड, गाइस ओवरहेड, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ओवरहेड, ओवरहेड वो जो अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, अब उनमें इनडायरेक्ट मटेरियल जो कि डायरेक्टली कंट्रीब्यूट हुआ, इनडायरेक्टली जो भी लूज टूल्स, इनडायरेक्ट वेजेस, रेंट एंड रेट, लाइटिंग एंड हीटिंग, पावर एंड फ्यूज, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट, डेप्रिसिएशन, मैंने कहा था डेप्रिसिएशन कॉस्ट शीट में आता है गाइस। ठीक है, प्लांट, इंश्योरेंस, ठीक है, और वर्क मैनेजर्स सैलरी, ये सारी चीजों को आप क्या करोगे, यहां पर फटाफट 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 लिख लोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, फर्स्ट प्लस डी को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। डी कौन सा गाइस, ये जो मैंने यहां पर हमने कैलकुलेट किया है, इन्होंने डी डिटेल में दिया नहीं, यहां पे आप मान लो टोटल ऑफ डी, जो भी टोटल ऑफ डी आएगा उस टोटल ऑफ डी को हम किस में जोड़ देंगे, इस फर्स्ट कॉस्ट में। इस फर्स्ट कॉस्ट को टोटल ऑफ डी में जोड़ दो तो आपकी जो कॉस्ट निकलेगी उसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। इस फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। नेक्स्ट ई पॉइंट, अब क्या करेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो भी है, अभी तक हमने फैक्ट्री के ओवरहेड जोड़े हैं, अब हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ेंगे, जिसमें क्या हो सकता है, रेंट एंड रेट्स हो सकते हैं ऑफिस के, सैलरी हो सकती है ऑफिस की, इंश्योरेंस हो सकता है, टेलीफोन एंड पोस्टेज हो सकते हैं, प्रिंटिंग। कुछ सोचो ऑफिस में कौन कौन से खर्चे होंगे, यही तो होंगे सब। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर हो सकता है, डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, फर्नीचर पर, एसी लगे हो सकते हैं, जो भी मशीनरी यूज हो रही है, लीगल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ऑडिट फीस हो सकती है और बैंक चार्जेस। यहां से लेकर यहां तक के सारे खर्चों को टोटल कर दो और किस में जोड़ दो, सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में अगर आप इनको जोड़ दोगे तो मैं मान लेता हूं यहां पर जो भी टोटल आया होगा वॉट उस टोटल को जोड़ दोगे, यानी सेकंड प्लस ई को, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ चुकी है गाइस। यानी कि खुद सोचो, प्राइम कॉस्ट प्लस किसकी, फैक्ट्री ओवरहेड, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड के बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये हमारा तीसरा आइटम होता है गाइस, और इसको ऐड करने पर आ जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी वो लागत जो हमको किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में आई है। पर यूनिट भी निकाल लेंगे और ओवरऑल भी यहां पर हम कैलकुलेट कर पाएंगे। सर पर यूनिट कैसे निकलेगी, मान लो 50,000 का खर्चा आया और हमने प्रोड्यूस की 100 यूनिट, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई गाइस, 500 रुपए, सिंपल है। अब हम बात करेंगे, थर्ड लेवल तक हम पहुंच चुके हैं गाइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ चुका है। अब प्रोडक्शन के बाद सेल होना शुरू होता है, तो अब जो खर्चे होंगे वो कौन से होंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे। कौन कौन से, सेलिंग में हमारा शोरूम का रेंट और रेट हो सकता है, सेल्समैन का सैलरी एंड कमीशन हो सकता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं गाइस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो सकती है सेल्स डिपार्टमेंट की, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, पोस्टेज, कलेक्शन एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, डिलीवरी वैन का जो खर्चा होगा, जो डिलीवरी वैन के ऊपर जो डेप्रिसिएशन आएगा वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, याद रखना, उसे प्लांट के डेप्रिसिएशन पे मत जोड़ देना, इसीलिए यहां पर ये चीज अलग से दी गई है। देखो यहां पर डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर जो ऑफिस में यूज हो रहा था, और यहां पर डेप्रिसिएशन जो डिलीवरी में यूज हो रही है। आई होप कि चीजें आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसके अलावा सैंपल्स एंड फ्री गिफ्ट अगर आप किसी को देते हो तो उसकी कॉस्ट को भी आप जोड़ सकते हो। अब इसका जो भी टोटल आएगा, इन्होंने कॉस्ट शीट थोड़ी गड़बड़ की है, मैं अगर यहां पर होता तो मैं यहां पर लगाता टोटल ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके बाद इसको ऐड करता, ये जो मेरा आइटम आता एफ, इसको मैं टोटल ऑफ एफ इसको ऐड करता किसमें, थर्ड आइटम किसमें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, यानी इसको और इसको ऐड कर देता तो मेरा फोर्थ, और ये जो हमारा आइटम आ जाता फोर्थ, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स आ चुकी है, उसमें आप प्रॉफिट ऐड कर दो या लॉस माइनस कर दो। जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स आई, मान के चलो आपकी 60,000, अब 10,000 का हमें प्रॉफिट कमाना है तो 70,000 क्या हो जाएगी, सेल्स। और कभी कभी क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स यहां पर आपको दे दी 60,000 और हमको सेल्स दे दी 70,000, तो ये बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा, बोलो 10,000। ये दोनों तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम कॉस्ट शीट बनाने वाले हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं चीजों के आपको दिखने हैं। अ ग्लेंस एट द अबव कॉस्ट शीट, अब जरा एक चीज और पढ़ लीजिए आप, एट अ ग्लेंस एट द अबव कॉस्ट शीट विल बी रिवील्ड दैट द वर्क आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज इन फेज मैनर, इन अदर वर्ड्स टोटल कॉस्ट आर segregated into the elements like prime cost, factory work cost, cost of production, cost of sales. Finally, the profit and loss work out by the comparing the total cost with the selling
प्राइस। हमारा यहां पर मेन मुद्दा क्या है, हमें टोटल कॉस्ट को किससे कंपेयर कर रहे हैं, 60,000 को कंपेयर कर रहे हैं 70,000 से, तो तभी हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर पा रहे हैं। Appropriate adjustments are made for opening and closing stock of work in progress and opening and closing stock of finished goods. The format of cost sheet may be suitably changed according to the requirement of each firm, but the basic form remain the same. हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से फॉर्मेट चेंज हो सकता है, लेकिन याद रहेगा इस कि बेसिक फॉर्मेट यही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो फिलहाल में मैं इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं इलस्ट्रेशन, और नेक्स्ट वीडियो आई होप कि मेरा लास्ट वीडियो होगा। हम सारे के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन याद रहे एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे वो 1 घंटे का भी हो सकता है, और अगर मैं चाहूं तो उसको 2 पार्ट में तोड़ सकता हूं, लेकिन देखते हैं अगर वो एक बार में हो पाया तो कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन एक बार में समराइज कर सकूं, क्योंकि आप एग्जाम के टाइम पर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसे अलग से देखें। 1 घंटे का वीडियो एग्जाम के टाइम पर देखकर 20 मार्क्स श्योर, ये मान लीजिए फिक्स कर लेंगे आप। तो ये हमने देखी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे तो पहले प्राइम कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूं। फर्स्ट आप प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, दूसरे नंबर पर फैक्ट्री ओवरहेड निकालेंगे, जो भी उसका टोटल आएगा फैक्ट्री ओवरहेड को, इनको अगर जोड़ देंगे तो इसको हम कहेंगे फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। फिर हम थर्ड आइटम निकालेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इनसे जो भी आएगा इनका जो टोटल आएगा गाइस, इसके टोटल को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अगर ऐड कर दोगे इन दोनों चीजों को तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड कर दीजिए या लॉस माइनस कर दीजिए तो आ जाएगी सेल्स। और यहां पर हमारी कॉस्ट शीट बनकर तैयार है, ओवरऑल भी बनेगी और पर यूनिट भी बनेगी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी आज के इस वीडियो में। फिलहाल में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहो, सेफ रहो, पढ़ते रहो, अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।